Hello friends, good evening. This is Omkar saying you are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear guys, आज की शुरुआत इन चंद लाइनों से हम करेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आपने ज़रूर मन में ठान लिया होगा कि 2025 में हमें अपने आप को कामयाब की सीढ़ी पर देखना है। और जो मन में ठान लिया है उसको जब आप करने में उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे और हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो उन्हें दोहराएंगे, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हार भले ही हार गए लेकिन मानिए मत, स्वीकारिए मत, उन्हें चैलेंज के रूप में लीजिए। और जीत जब आपने मन में ठान ही लिया है तो आप जीत कर रहेंगे। आप टीजीटी पीजीटी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके शिक्षक बनेंगे। ऐसी मन में धारणा करके मेहनत में जुट जाइए। आज हम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट का पार्ट में डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ है। इससे पहले हम शेक्सपियर कवर कर चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट में। अगर चाहें शेक्सपियर संबंधी एक आध दो वीडियो हम बाद में लाएंगे वर्ड्सवर्थ को फिनिश करने के बाद। और आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे। इससे पहले लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स के तमाम वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे, खूब आपने मज़ा लिया है उसका। अब हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट पार्ट 1 जो कि रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ है। इसमें से टीजीटी पीजीटी दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर टीजीटी की बात करूं गाइस तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 10 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम। ऐसे ही पीजीटी में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 5 ही मिल सकते हैं, 7 ही मिल सकते हैं। तो भले एक क्वेश्चन मिल जाए वही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक। बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पूरी कथा बताने की जरूरत नहीं। हमने वही पॉइंट्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे या आ चुके हैं। पहला नंबर हमने बिंदु लिया है। सबसे पहले पूछा जाता है बॉर्न। तो जो वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को, 7 अप्रैल 1770 को। कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ में हुआ था। कोकरमाउथ कहाँ पड़ता है? कम्बरलैंड में। अब इसे कहते हैं कम्ब्रिया, इसे अब कम्ब्रिया नाम से जाना जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने से मिल जाएंगे गाइस। 7 अप्रैल 1770 को जन्म हुआ था कोकरमाउथ में, कम्बरलैंड में, और जो कि अब से कम्ब्रिया कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इस समय जो डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ प्लेस है वर्ड्सवर्थ का, वो इस समय कहाँ आता है? तो वो कम्बुरिया। ये भी क्वेश्चन हमने लिया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन पहले पॉइंट से स्टार्ट। आगे देखिए क्या है और भी इसकी विशेष जानकारी के लिए। पार्ट ऑफ द सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में सुंदर सा क्षेत्र है, इसका हिस्सा जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। चलिए दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गाइस। द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रेन born to John Wordsworth and Anne Coxon। देखिए यहाँ भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूछा जाता है कि इनके कितने बहन भाई थे? तो इनके 5 बहन भाई थे। इनके कौन से नंबर था? तो ये सेकंड नंबर के थे। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और माँ का नाम एन कॉक्सन था। तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इस पॉइंट में से आपको मिलने वाले हैं। 1 कौन सा नंबर था? तो सेकंड पोजीशन थी। कितने बहन भाई थे? 5 थे। पिता का नाम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ। माँ का नाम एन कॉक्सन। तो आपके 4 गोले कितने? 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी। आगे हम देखते हैं और क्या पूछ सकता है। अगला पॉइंट दिया है विलियम सिस्टर अर्थात वर्ड्सवर्थ सिस्टर द पोइट एंड डायरिस्ट
डोरोथी वर्ड्सवर्थ। एक विलियम की इनकी बहन भी थी जो कि डायरी लेखक थी। तो ये पूछा जाता क्या करती थी, तो वो पोइट थी और क्या थी, डायरिस्ट, डायरी लेखक, जिनका नाम क्या था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। टू whom ही वाज क्लोज ऑल हिज लाइफ। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी बहन का नाम क्या था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, जो पूरे जीवन उनके साथ रहीं, और वो एक कवि भी थी और एक डायरिस्ट थी, डायरी लेखन कार्य किया करती। नेक्स्ट पॉइंट गाइस लिया है हमने, वाज बोर्न द फॉलोइंग ईयर, मतलब कौन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की बात है, ये भी पूछ लिया था कब पैदा हुई, तो फॉलोइंग ईयर, अगले साल। एंड द टू वर बैप्टिस्ट टुगेदर, और दोनों को जो बैप्टिस्ट किया गया था, बैप्टिस्ट जानते हैं, जैसे लेखा जोखा होते हैं एक तरह का, जैसे हमारा जन्म पत्र या कोई बनाना, उसमें दर्ज किया जाता है ईसाइयों के लिए, तो दोनों का एक साथ ही बैप्टिस्ट हुए थे, बपतिस्मा हुआ था, और अगले साल ये पैदा हुई। इसका मतलब डोरोथी वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुई, 1771 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब जन्म हुआ, एक साल बाद हुआ था, तो 1770 में हुआ था वर्ड्सवर्थ का, और उसके बाद डोरोथी का हुआ था। और एक खास बात रही कि दोनों एक साथ ही बैप्टिस्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, एक पज्जिका में इनको लिखा गया था। अगला पॉइंट देखेंगे गाइस, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे हैड 3 अदर सिबलिंग्स, उनके 3 और बहन भाई थे, किनके, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के। कौन कौन थे, एक रिचार्ड, ये कौन था, एल्डेस्ट सन, हु बिकेम ए लॉयर, जो कि एक लॉयर बन गए थे। देखिए पहले नंबर पे कौन थे, रिचार्ड द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे थे, और जो क्या बने थे, एक लॉयर थे। पूछा जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो रिचार्ड थे, और क्या पेशा था इनका, लॉयर थे। क्योंकि दूसरे नंबर थे तो फर्स्ट वाले ही थे। अगले थे जॉन वर्ड्सवर्थ, एक जॉन वर्ड्सवर्थ नाम से भी थे इनके भाई, बोर्न आफ्टर डोरोथी, मतलब डोरोथी के बाद जन्मे थे। इसका मतलब इनका नंबर कौन सा हो गया, चौथा नंबर हो गया। हु वेंट टू सी एंड डाइड इन 1805, वो कहाँ गए थे, वेंट टू सी मतलब समुद्र में, इन्होंने समुद्र में यात्राएं की, और वहाँ मतलब जहाज वगैरह चलाने के लिए कोशिश की, प्रयास किया था, और 1805 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, जॉन वर्ड्सवर्थ की, जो कि चौथे नंबर के इनके मतलब भाइयों में से थे। और एक थे क्रिस्टोफर, कौन थे, क्रिस्टोफर द यंगेस्ट, सबसे छोटे वाले। तो ये पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्रिस्टोफर था, क्या बताएंगे, क्रिस्टोफर। हु एंटर्ड द चर्च एंड रोज टू बी मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इन्होंने क्या किया था, जो क्रिस्टोफर थे वर्ड्सवर्थ के, जो सबसे लास्ट वाले भाई कह सकते हैं, तो सबसे छोटे थे, जिन्होंने चर्च में प्रवेश किया था और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के मास्टर बने थे। ये भी पूछ लिया जाता है, मतलब यंगेस्ट ब्रदर जरूर आ सकता है, तो ये इसको ध्यान रखें। अगला पॉइंट डियर गाइस, वर्ड्सवर्थ फादर वाज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, ही डाइड इन 1783। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनके जो वर्ड्सवर्थ के फादर थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या थे, मतलब कानूनी प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो कि लॉयर शिप इन्होंने की थी, और किसके दरबार में थे, तो फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, जिनका नाम था जेम्स लॉथर, जेम्स लॉथर के दरबार में ये क्या हुआ करते थे, कानूनी प्रतिनिधि हुआ करते थे। और इनके फादर की डेथ कब हुई थी, यह को समझ बन जाता है 1783 में। किसके दरबार में थे, जेम्स लॉथर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल थे। ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस। एक तो रिप्रेजेंटेटिव किसके दरबार में, जेम्स लॉथर के, और मृत्यु कब हुई थी 1783 में। बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है गाइस।
अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप 100% बहुत अच्छा कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है, विलियम वर्ड्सवर्थ आल्सो स्पेंट टाइम एट हिज मदर्स पेरेंट्स हाउस इन पेनरिथ, कम्बरलैंड। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, तो अपने माँ के मदर्स पेरेंट मतलब अपने नाना नानी के यहाँ इनके घर में, जो कहाँ था, पेनरिथ में था। ये पूछ लिया जाता है, कम्बरलैंड पेनरिथ में ये स्थान पड़ता था। मतलब पूछ लिया जाएगा कि वर्ड्सवर्थ ने जो अपने नाना नानी के यहाँ समय व्यतीत किया, उनका घर कहाँ था, तो वो कहाँ था, पेनरिथ कम्बरलैंड में था। ओके, ये समझ में आपके आ रहा होगा। अगला पॉइंट है गाइस, वर्ड्सवर्थ वाज टॉट टू रीड बाय हिज मदर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कौन सा जाता था, मतलब पढ़ना लिखना किसने सिखाया था, उनकी माँ के द्वारा सिखाया गया था वर्ड्सवर्थ को। टॉट टू रीड बाय हिज मदर मतलब पढ़ना उनकी माँ ने सिखाया था। एंड ही फर्स्ट अटेंडेड ए टिनी स्कूल ऑफ लो क्वालिटी इन कोकरमाथ। सबसे पहले उन्होंने एक छोटे से स्कूल जो लो क्वालिटी का था, कोकरमाथ में ही प्रवेश किया था, कम गुणवत्ता वाला था। देन अ स्कूल इन पेनरिच, और फिर वो पेनरिच में एक स्कूल में एंट्री किया था। फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ अपर क्लास फैमिली, क्योंकि जो पेनरिच में स्कूल बना हुआ था अपर क्लास फैमिली के बच्चों के लिए था, फिर उनका प्रवेश उसमें कराया गया था। ही वॉज टॉट देयर बाई एन ब्रिकेट। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेनरिथ में जो अपर क्लास के फैमिली के लिए स्कूल बना था बच्चों के लिए, उसमें वर्ड्सवर्थ की एंट्री कराई गई, और उनके लिए वहाँ किसने पढ़ाया था, तो ब्रिकेट ने पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था, ब्रिकेट ने उन्हें पढ़ाया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, ब्रिकेट ध्यान रखेंगे। और कहाँ, पेनरिथ के स्कूल में, जो किसके लिए बना हुआ था, तो अपर क्लास, कई क्वेश्चन बन जाएंगे, अपर क्लास फैमिली के लिए बना हुआ था। पेनरिथ में स्कूल था, और जो वर्ड्सवर्थ को पढ़ाई की थी वहाँ एन ब्रिकेट ने पढ़ाया था। अगला पॉइंट है गाइस, समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा आ रहा, मजा आ रहा, लिखेगा नहीं आप। वर्ड्सवर्थ वाज टॉट बोथ द बाइबल एंड द स्पेक्टेटर, व्हाट लिटिल एल्स। देखिए उन्हें दोनों चीजें पढ़ाई गई, बाइबल पढ़ाया गया और स्पेक्टेटर भी पढ़ाया गया। वर्ड्सवर्थ के लिए बाइबल और स्पेक्टेटर दोनों ही पढ़ाया गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। क्या क्या चीज पढ़ाई गई, स्पेक्टेटर और बाइबल। ये पूछ लिया जाता है क्या क्या पढ़ा। एट द स्कूल इन पेनरिथ ही मेट द हचिनसंस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेनरिथ में पढ़ाई करते समय, जो कि BBIP अपर क्लास के लोगों के लिए स्कूल था, तो उसमें इनको एंट्री कराया था, और वहीं इनकी मुलाकात किससे हुई थी, हचिनसन से, इंक्लूडिंग मैरी हचिनसन। मतलब इसके साथ में जो मैरी हचिनसन थे, मतलब हचिनसन्स लोग वहाँ परिवार से लोग पढ़ते थे, हु लेटर बिकेम हिज वाइफ, और वही बाद में इनकी क्या बन जाती है, पत्नी बन जाती है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, तो ये पेनरिथ में हुई थी स्कूल में, किससे, हचिनसन से, और जो कि मैरी हचिनसन इनका नाम था, जो कि बाद में उनकी वाइफ बन गई थी। क्या आपके समझ में आ रहा होगा गाइस, मतलब पेनरिथ में ही स्कूल में उनकी मुलाकात हचिनसन से हुई थी, जिसमें मैरी हचिनसन भी शामिल थी। मतलब और लोग भी हचिनसन होंगे जो बाद में उनकी पत्नी बनी। मैरी हचिनसन की मुलाकात कहाँ हुई थी, पेनरिथ में, और जो बाद में उनकी पत्नी बनी थी। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनमें से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। जब हम क्वेश्चन आपको बाद में प्रैक्टिस कराएंगे तो आप खटाखट करते चले जाएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ मदर, जब उनकी माँ की मृत्यु, इन कब, 1778। फादर की मृत्यु कब हुई थी, 1783 में। इसका मतलब इनकी मदर इनके पिता से पहले एक्सपायर हो गई थी। इसका मतलब कब एक्सपायर हुए, जब वो 8 साल के थे। वर्ड्सवर्थ कितने थे, 8 साल के थे। डोरोथी कितने की थी, 7 साल की। कई क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से कि व्हाट वाज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ व्हेन हिज मदर डाइड। जब उनकी माँ मरी तो कितनी उम्र थी उनकी, 8 साल, और डोरोथी की उम्र थी 7 साल। कब एक्सपायर हुई थी, 1778 में। और फादर कब हुए थे, 1783 में। पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं दोबारा क्या चीज़। बहुत महत्वपूर्ण गजब का
ये बनाया गया है आपके लिए, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है गाइस। लेकिन हमारी मेहनत जब सफल होगी, हमें कोई टेंशन नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, हमें खुशी होगी। तो इनकी मदर कब डेथ हुई? 1778 में। हिज फादर सेंट हिम टू हॉक्सेड ग्रामर स्कूल, मतलब माँ की मृत्यु के बाद 1778 में इनके पिता ने इनके लिए कहाँ भेजा था? हॉक्सेड ग्रामर स्कूल में भेजा गया। ये पूछ लिया जाता कि कब भेजा था, जो कहाँ था? लैंड के शायर में, लैंड के शायर में, नाउ इन कम्बीरिया। अब इस समय कहाँ है ये? कम्बीरिया में, लंका शायर या लैंक शायर। आगे देख लीजिए फिर क्या होता है। एंड सेंट डोरोथी टू लिव विद रिलेटिव्स इन यॉर्कशायर। देखिए यहाँ तक सही साथ रही होंगी शायद डोरोथी। और जब डोरोथी के लिए कहाँ भेजा गया था? उनके रिलेटिव्स के यॉर्कशायर में, उनके कुछ संबंधी थे, रिश्तेदार थे, तो डोरोथी को वहाँ पर भेजा गया था। सी एंड विलियम, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ, डिड नॉट मीट अगेन फॉर 9 ईयर्स। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जब उनको अलग अलग किया गया था, उनको वर्ड्सवर्थ के लिए एंट्री कराया गया था हॉक्सशायर ग्रामर स्कूल में लैंकशायर में, और डोरोथी के लिए उनके रिलेटिव्स के यॉर्कशायर में भेज दिया गया था। तो कितने समय बाद वो पुनः मिले थे? तो उनको 9 ईयर्स बाद पुनः मुलाकात हुई थी, अर्थात 1778 में एंट्री कराई तो 9 साल और जोड़ दो, अर्थात 87 में इनकी दोबारा मुलाकात हुई होगी, 1787 में। ये क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से आपसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, वर्ड्सवर्थ debuted as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा गाइस कि वर्ड्सवर्थ 1787 में एक लेखक के रूप में शुरुआत की थी उन्होंने, जब उन्होंने द यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट प्रकाशित की थी। That the same year he began attending एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसी साल उन्होंने एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज अटेंड किया था। मतलब 1787 में ही उनकी पहली जो कविता आई थी, कवि बन गए, लेखन कार्य करने लगे। और अब कितनी उम्र में करने लगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 17 ईयर्स होगा उनका, सीधा सीधा भाई 70 में जन्म हुआ, 1787 में लेखन कार्य शुरू किया, और पहली सोनेट इन्होंने कहाँ पब्लिश की थी? द यूरोपियन मैगजीन में। और एस.टी. जोन्स कॉलेज में कब प्रवेश किया था? 1787 में। कई क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है गाइस, ही रिसीव्ड हिज बीए डिग्री इन 1791। उन्होंने बीए कब किया था? 1791 में। कितनी उम्र में किया था? तो 21 ईयर्स। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन घुसा पड़ा, कितने साल में बीए की डिग्री हासिल कर ली थी? 21 ईयर में। अमूमन लोग 20 या 21 साल में कर लेते हैं, तो उसी तरह से 21 साल में उन्होंने किया था। और कब की थी? 1791 में। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए बहुत इजी मेथड हमें पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी आप स्पीकिंग करने की कोई मतलब नहीं, हमें केवल टेस्ट पास करना है, काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तो आप तक पहुंच जाए, अगर आप चाहें तो हम मॉडल चेंज कर देंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो कई लोगों की कहा था कि हिंदी में समझा दे तो अच्छा, आपके समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में आया। अंग्रेजी फर्क करने से कोई आवश्यकता नहीं गाइस, हमारा मकसद है आपका कल्याण हो। यस, अगला पॉइंट है, इन 1790 ही वेंट ऑन ए वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में कब घूमने गए थे टूर पर? वो तो 1790, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ड्यूरिंग विच ही टूर्ड द आल्प्स एक्सटेंसिवली एंड विजिटेड नियर बाई एरियाज ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली। मतलब 1790 में उन्होंने कहाँ की पहली बार यूरोप की यात्रा की थी, और जिसके दौरान उन्होंने आल्प्स का टूर किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने उनके आसपास के एरिया फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में भी घूमा फिरा था। कब घूमा? 1790। पूछेगा कब गए थे फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में? तो 1790 में, उसी दौरान उन्होंने विजिट किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इन नवंबर 1791 वर्ड्सवर्थ विजिटेड रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी फ्रांस
उस समय चल रहा था मामला। तो फ्रांस में कब एंट्री किया था उन्होंने? 1791 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता। एंड बिकेम एनचेंटेड विद द रिपब्लिकन मूवमेंट, और वह 1719 में क्रांतिकारी फ्रांस का दौरा उन्होंने किया था। उसी समय रिपब्लिकन आंदोलन में से एकदम जुड़ गए थे और उन्हें उसी दौरान क्या हुआ था, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ही फेल इन लव विद ए फ्रेंच वुमेन एनेट बेलन। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी फ्रेंच वुमेन थी, किसके प्रेम में पड़े थे? 1791 में यहाँ मुलाकात हुई थी इनकी, और उसी दौरान टूर के समय ही रिपब्लिकन मूवमेंट में ये मंत्रमुग्ध हो गए। उसमें जो है एक तरह के मस्ती में उसमें आ गए, घिर गए। तो उसी समय क्या हुआ था, इनकी एक लड़की थी फ्रेंच वुमेन, मतलब फ्रेंच की, फ्रांस की तो फ्रेंच लेडी एनेट बेलन से इन्हें प्यार हो गया था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिया है, इन 1792, देखिए 1791 में इनकी मुलाकात हुई थी, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। शी गेव बर्थ टू देयर डॉटर कैरोलाइन, बहुत आता है। देखिए 1791 में मुलाकात हुई, प्रेम प्रसंग बना, और किसके साथ बना था? एनेट बेलन के साथ। एनेट बेलन ने 1792 में एक बेटी को जन्म दिया था, अर्थात दोनों की बेटी वर्ड्सवर्थ की और उनकी मिलकर बेटी अर्थात कैरोलाइन। तो कब जन्म हुआ था? 1792 में। मुलाकात कब हुई थी? 1791 में। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। क्या नाम था बच्ची का? कैरोलाइन नाम रखा गया था। क्या नाम था? कैरोलाइन, कैरोलिन। अगला है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नेक्स्ट है, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही रिटर्न टू इंग्लैंड अलोन द फॉलोइंग ईयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस से 1792 में ये लड़की पैदा हुई, तो एलोन फॉलोइंग ईयर, अगले साल, अर्थात 1793 में, ये ध्यान रखिए, कब वापस हुई? 1793 में इंग्लैंड वापस हुए। क्यों वापस हुए थे, ये पूछा जाता है। क्या कारण था? तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके सामने आने लगी, क्योंकि पैसे कुछ थोड़े बहुत होंगे खर्च कर लिए, भाई प्यार में फंसे हुए थे। कैरोलाइन, इनकी बेटी भी हो गई थी एनेट बेलन से, लेकिन शादी वादी नहीं हुई थी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इंग्लैंड वापस हुए थे। कब हुए थे? 1793। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 70 लिखा फॉलोइंग ईयर, अगली साल, तो 1792 में तो बच्ची को जन्म दिया था उसने, तो नेक्स्ट ईयर 1793 में वो इंग्लैंड वापस हुए, कारण था फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगला है गाइस, विद द पीस ऑफ एमिंग्स अगेन अलाउइंग ट्रेवल टू फ्रांस इन 1802। अब देखिए 1790 में स्टार्ट किया उन्होंने जर्नी, 1791 में फ्रांस वगैरह इटली घूमते घूमते एक लड़की से प्रेम हुआ, एनेट बेलन से। उसके बेटी हुई कब? 1792 में बेटी हो गई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण 1793 में, देखिए दोबारा देख लेते हैं, 1790 में उन्होंने अपने टूर स्टार्ट किया था। अब उसी दौरान पहुंच जाते हैं फ्रांस इटली तमाम, तो हमें मतलब है फ्रांस से। तो 1791 में प्यार हो जाता है, किससे? एनेट बेलन से। अब 1792 में बच्ची को जन्म होता, जिसका नाम था कैरोलाइन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण 1793 में क्या हुआ, ये वहाँ से वापस आ गए। इस सन इसलिए बता रहा है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, डेट्स पूछी जाती हैं। अब देखिए क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस था, मूवमेंट चल रहा था, रिपब्लिकन का क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उस समय। तो क्या हुआ था गाइस, वहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, तो एमेंस की शांति हुई थी, पीस ऑफ एमेंस। शांति होने के कारण उन्हें पुनः अलाउ कर दिया ट्रेवल करने के लिए फ्रांस में इन 1802, मतलब कितनी साल बाद गए ये पूछ जाए दोबारा फ्रांस में, ये समझ सकते हैं। तो 93 में वापस हुए, 82 में गए थे गाइस, तो इसका मतलब कितना हो गया, 7 और 2 मतलब 9 ईयर्स बाद वो पुनः फ्रांस की यात्रा पर गए थे सेकेंड टाइम। तो 1802 यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वर्ड्सवर्थ एंड सिस्टर डोरोथी विजिटेड एनेट
एंड कैरोलाइन इन कैलाश। वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ये दोनों ही साथ में गए थे, तो जो कि वो एनेट से मिलने गए थे, हैं? वर्ड्सवर्थ डोरोथी दोनों ही कैलाश में एनेट और कैरोलाइन से मुलाकात करने के लिए गए थे, जो कि भाई 1792 में बच्ची को जन्म दिया था। अब 10 साल बाद जा रहे हैं श्रीमान जी, 10 साल की बच्ची हो गई होगी काफ़ी। तो डोरोथी और वर्ड्सवर्थ साथ साथ गए थे एनेट से और कैरोल से, उनमें कैलाश में, कहाँ स्थान था कैलाश, तो वहाँ पर मुलाकात करने के लिए गए थे। अब देखिए जाने का मेन मकसद क्या था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द पर्पज ऑफ द विजिट, क्या पर्पज था विजिट का? वाज टू प्रिपेयर एनेट फॉर द फैक्ट ऑफ हिज फोर्थ कमिंग मैरिज टू मैरी हचिंसन। उनका पर्पज था कि हम जो पूरी चीज़ें, उद्देश्य था मैरी हचिंसन से उनकी आगामी शादी के तथ्य के लिए एनेट को तैयार करना था। मतलब कि बताने गए थे कि भाई उनकी जो रियलिटी है, मैरी हचिंसन से शादी होने वाली है, तो इसके बारे में उन्हें समझाने गए थे उनसे, मतलब बताने के लिए कि इस तरह से मामला। उनका पर्पज क्या था कि उन्हें उस तथ्य से, उस रियलिटी बताने के लिए कि मैरी हचिंसन से इनकी शादी होने वाली है, इसलिए वो गए थे। तो देखिए बच्चे को जन्म भी दे दिया और दूसरे से शादी कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स ही रोट द सोनेट, और इसके बाद उन्होंने एक सोनेट लिखी थी, इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इसके बाद क्या लिखा था उन्होंने? एक सोनेट लिखी थी, इसका नाम था इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक विद द 9 ईयर ओल्ड कैरोलाइन। कितने साल की हो गई? 9 साल की हो गई थी, क्योंकि 1792 में जन्म हुआ, लास्ट पीरियड होगा, समय ने दिया खास तौर से। तो नवंबर में एंट्री किया था उन्होंने, तो नवंबर में हुई होगी, तो अब 1802 में गए होंगे ये, लगभग 9 साल प्लस में हो गया, तो 9 साल की मतलब बच्ची थी। कह रहे हैं सोनेट लिखी थी, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक विद द 9 ईयर ओल्ड कैरोलाइन। किसके साथ लिखा था उन्होंने? कब लिखा गया है कि उन्होंने जो लिखा है, जो कैरोलाइन थी 9 वर्ष की बच्ची थी, तो उसके साथ उन्होंने लिखा था, समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे तो याद करते हुए लिखा कि सोनेट इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, शांत और मुक्त शब्द लिखा था। कैरोलाइन के साथ जो 9 वर्ष की बच्ची थी उनके साथ सैर करते हुए समुद्र के नज़दीक उन्होंने ये लिखा था। अगला पॉइंट है, मैरी वाज एनेक्शियस दैट वर्ड्सवर्थ शुड डू मोर फॉर कैरोलाइन। मैरी काफ़ी इस बात से एनेक्शियस थी, चिंतित थी कि वर्ड्सवर्थ कैरोलाइन के लिए और क्या क्या कुछ करना चाहते हैं, तो वो थोड़ी चिंतित थी मैरी, क्योंकि उससे शादी होने वाली थी मैरी हचिंसन से। अगला पॉइंट है, अपॉन कैरोलाइंस मैरिज इन 1860, मतलब कब शादी हुई कैरोलाइन की? 1860 में, ये ध्यान रखिए। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डॉलर, या वहाँ के जो करेंसी है फ्रांस से कहते हैं, 30 ईयर ऑन हर पेमेंट्स विच कंटिन्यूड 1835। ये 1860 में शादी हुई थी। वर्ड्सवर्थ ने $30 पर ईयर पेमेंट करने का वादा किया, जो कि 1835 तक जारी रहा था। मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ उनने दे दी, तो शादी भी की थी, जो काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया होगा, और साथ में $30 पर ईयर देने का उसने जो है वादा किया, और जो कि लगातार देता रहा 1835 तक, 1835 तक इसे रेगुलर उन्होंने रखा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए पॉइंट से कैसा लगा आपके लिए वीडियो? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। कोई क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला पार्ट अति शीघ्र कल पहुंचने वाला है आपके